हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं एक नया बैच शुरू किया है बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए पीजीटी मैथ यानी क्लास 11 और 12 के लिए। यह जो एग्ज़ाम में आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और 80 में 80 नंबर लाने का हम दावा करेंगे आपको। तो इसमें हम आप लोग को थ्योरी के साथ बताएंगे जो पीछे क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी 1.0, 2 और 3.0 का। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है 4.0। इसके बाद 5.0 और 6 का आप इंतजार ना करें। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस बार बाजी मार देना है, 4.0 में ही आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है। तो हम आप लोग को आज से शुरू कर रहे थे मैथ का क्लास। इसमें हम आप लोग को बताएंगे बाबू कैलकुलस, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता। कैलकुलस के बाद एक एक चैप्टर शुरू करेंगे और संडे हम आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ उस टाइप का। तो अब चलते हैं अपने सिलेबस के तहत। तो आज आप लोग का क्लास होगा, ध्यान देंगे। हम आप लोग को आज से शुरू कर रहे थे बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए। यह रामबाण बैच साबित होगा। तो यह जो बैच का टाइम रहेगा आप लोग को दोपहर में ही टाइम रहेगा। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलेगा। तो हम आप लोग को आज शुरू कर रहे थे कैलकुलस। कैलकुलस का हिंदी होता कलन शास्त्र। कलन शास्त्र का मतलब हुआ किसी के कला के बारे में अध्ययन करना। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र। उसी तरह से कैलकुलस का हिंदी होता कलन शास्त्र। कैलकुलस का डिफिनीशन हो गया स्टडी ऑफ वेरिएबल इज नोन एज कैलकुलस। इसका मतलब हुआ अगर हम वेरिएबल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस में जो आप लोग को चैप्टर पढ़ना था, जब आप बुक देखोगे वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है फुल्ली एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा भी क्लास करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा मैथ भी बनाना होगा। कारण कि कॉन्सेप्ट है कि 11, 12 एनसीईआरटी बेस। लेकिन 100% एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नहीं रहता, उस टाइप का क्वेश्चन रहता। और मार्केट में इसका बुक भी उपलब्ध नहीं है क्लास 11, 12 के लिए। आप मार्केट में देखोगे तो, और सिर्फ एनसीईआरटी भी आप पढ़ोगे तो उससे भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन हम आप लोग को जो भी चीज़ बताएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और बहुत ही कम समय है, कम समय में हम लोग को रिजल्ट लेना है। जब आप देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो पिछले बार भी जो क्वेश्चन आया था तो लिमिट का भी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी से भी क्वेश्चन है। तो हम क्रमबद्ध बताएंगे और 2 से 3 क्लास में आपका लिमिट अच्छी तरह खत्म करेंगे। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे, फिर कैलकुलस, उसके बाद इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में खास के लास्ट में चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन है। वह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑनर्स का सिलेबस 12 में भी दिया है हल्का, लेकिन उससे थोड़ा डीप में पूछता है, खास के टीचर वाला में क्वेश्चन बीपीएससी में। तो उस तरह से हम कॉन्सेप्ट देंगे। और यह जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव होता। अगर आप थ्योरी जानते हो तो बारीकी से आप क्वेश्चन पढ़ोगे और सही डायरेक्शन में टिक लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का ए सही होगा कि सी सही होगा। और तुक्का लगाने से सही नहीं होगा, मे भी सही हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इसलिए
हम आपको थंबनेल पर ही लिख दिया है कि 80 में 80 हम ला के आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरे साथ आपको भी थोड़ा मेहनत की जरूरत है। चलिए, तो आज हम आप लोग को शुरू करते कैलकुलस। तो कैलकुलस में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे थे, लिमिट। लिमिट का हिंदी होता सीमा। बहुत ही कम समय में हम आप लोग को पूरे दीप के साथ बताने का प्रयास करेंगे, यानी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे क्वेश्चन। तो बारी बारी से आप ध्यान देंगे, बारीकी से एक के बाद एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। क्लियर? चलिए देखो, यहाँ कह रहा है लिमिट। लिमिट का हिंदी होता सीमा। तो लिमिट में यह साइन है। वैसे जब फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग के सिलेबस में वेक्टर और 3D से भी क्वेश्चन है। प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 3D और वेक्टर से, जो वह भी हम आप लोग को बताएंगे। तो यह जो साइन है, तो इस साइन को फिजिक्स में पढ़ा जाता है वेक्टर, और कैलकुलस में इसको पढ़ा जाता है टेंस टू या गोज टू या बिलोंग्स टू। इसका हिंदी होता है अग्रसर। इसका मतलब हुआ आगे की ओर अग्रसर। कारण आप 11-12 पढ़ चुके हो, तो हम आप लोग को थोड़ा फास्ट में ही पढ़ाएंगे, कारण कि समय कम है और कम समय में ही आपको बेहतर तैयारी करना है और 100% रिजल्ट लेना है। यानी डू और डाई लेना है तो लेना है बाबू। इसके बाद वैकेंसी आने नहीं जा रहा, जब आएगा तब देखा जाएगा। देखो, तो टेंस टू या गोज टू या बिलोंग्स टू बारीकी से देखेंगे, जो भी चीज होगा आप लिखेंगे भी। बुआ, जैसे मान लो यहां पर है यह एक्स टेंस टू ए, इसको क्या पढ़ा जाता है बाबू? एक्स टेंस टू ए या एक्स गोज टू ए। इसको पढ़ा जाता एज रीड एज एक्स टेंस टू ए या एक्स गोज टू ए। इसका मतलब हुआ कि यह एक्स टेंस टू ए है। इसका मतलब एक्स एक के तरफ गया। इसका मतलब यह एक्स, यह जो है ना, यह हमेशा वेरिएबल होगा, और यह ए हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होगा, फिक्स नंबर हो। तब ना एक्स ए के पास गया, यानी ए फिक्स है और एक्स वेरिएबल है। यानी आप याद रखेंगे, इधर का मान हमेशा वेरिएबल होगा और इधर का मान हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ जो भी टर्म्स लिखा रहेगा बाबू, तो यह वेरिएबल होगा और यह हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होगा, फिक्स नंबर हो। तो बारीकी से हम बता रहे, कम समय में हम आपको बेहतर बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक के बाद एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। ठीक है? चलिए, और संडे संडे जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें बताएंगे पतली पतली किताब में वेक्टर 3D। देखो, यहां पर जैसे मैंने कहा कि x टेंस टू a, यानी x का मान एक के तरफ गया। इससे सेंस हुआ कि यह जो साइन है या यह साइन लिखा, तो इसको या तो हम लोग डेल या डेल्टा पढ़ते हैं, या यह जो साइन है ना, तो सेट थ्योरी में इसको एलिमेंट पढ़ते हैं, अवयव सदस्य। लेकिन कैलकुलस में इस साइन को पढ़ा जाता एप्सिलॉन। ये डेल्टा या एप्सिलॉन का मतलब होता स्मॉल चेंज, पॉइंट में छोटा सा अंतर। जैसे मान लो यहाँ पर है एक्स टेंस टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से लिखते हैं मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब हुआ कि x और a के बीच में बहुत ही छोटा सा अंतर है, जिसको एप्सिलॉन या डेल्टा से सूचित किया जाता। अब इसका मतलब क्या हुआ? यही मेन कॉन्सेप्ट है। देखो, यह x टेंस टू a, जब a को इधर लाओगे, अगर बराबर का साइन होता
तो बराबर में 0 होता, लेकिन टेंस टू का मतलब ही होता लगभग, लमसम। तो एक इधर लाओगे तो इसको मॉड में लिखेंगे, मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन या डेल्टा। ये मॉड का मतलब जब ये मॉड को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस बीच में जो साइन होगा वही साइन होगा, यानी जगह माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। यह ए हटाने के लिए माइनस है, इसमें क्या करेंगे एडिंग प्लस ए, इस जगह ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। इससे निष्कर्ष निकला कि मान लो यह एक संख्या रेखा है, अगर यहाँ पर ए है, इसमें कोई भी संख्या अगर ऐड करोगे तो ए प्लस एप्सिलॉन, घटाओगे तो ए माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस प्लस एप्सिलॉन, यहाँ से यहाँ माइनस एप्सिलॉन, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस एप्सिलॉन, यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस है तो माइनस का मतलब पीछे की तरफ और प्लस का मतलब आगे की तरफ। तो यहाँ ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। तो इससे निष्कर्ष निकला कि x अगर वेरिएबल है तो x का मान ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, इसका मतलब इसको टच नहीं किया, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी इसको और इसको टच नहीं किया और इसके बीच में जितने ब्रेकिंग पॉइंट है सबको टच किया, यानी ए को टच किया। इसका मतलब फाइनली इसका मतलब हो गया x बराबर ए। यानी आपको याद रखना है कि अगर x टेंस टू ए, इसका मतलब x का मान 1 के तरफ गया, लेकिन x का मान 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के लगभग होगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाओगे तो जहां जहां x वहां वहां a लेना। इससे यह निष्कर्ष निकल गया बाबू कि डिफिनीशन ऑफ द लिमिट, तो लिमिट का परिभाषा के तहत आप कह सकते हो कि लिमिट x टेंस टू ए और फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब यह जैसा भी फंक्शन, यह x का फंक्शन। x टेंस टू ए मतलब जहां जहां x वहां वहां a, जब इसमें वैल्यू देंगे तो इसका मान फंक्शन ऑफ a हो जाएगा। इससे यही निष्कर्ष निकला। अगर लिमिट में x टेंस टू a का मतलब जहां जहां x वहां वहां a, तो डिफिनीशन ऑफ लिमिट समझ गया। अब यहां से करा डिफिनीशन ऑफ लिमिट में ही कह दिए, यहां से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पर जैसे मैंने दिया डिफिनीशन ऑफ द लिमिट, तो डिफिनीशन ऑफ लिमिट दो प्रकार का होता, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होता, तो मान लो कोई भी फंक्शन है और ए अगर कोई भी पॉइंट है, तो लेफ्ट का मतलब समझिएगा, जैसे यह लिया नंबर लाइन, अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर लेंगे ए माइनस एच और यहाँ पर लिया ए प्लस एच, तो ए माइनस एच इसी को कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी को कहा जाता है राइट हैंड लिमिट। जब क्वेश्चन लें तो वहाँ क्लियर करेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में इसका यूज पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन एक क्लास हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कारण अब आप तो 11-12 नहीं पढ़ रहे हो कि एक क्लास की जगह 5 क्लास भी लगे तो अच्छी बात है, 7 क्लास भी लगे। यहाँ कम समय में बेहतर तैयारी करना है और पूरे सिलेबस हम कवर करेंगे आप लोग को, और आप सिर्फ कंटिन्यू क्लास करेंगे। जहाँ भी डाउट होगा आप क्वेश्चन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया गया है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो छात्र ऑफलाइन तो ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन भी हम आपको ऑफलाइन के जैसा ही पढ़ाएंगे। चलिए तो कंटिन्यूटी बताएंगे, कंटिन्यूटी में इस कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। लेकिन अभी आप लिमिट के बारे में समझ गए, डिफिनीशन ऑफ लिमिट समझ गए, ठीक है। चलिए कम समय में ही हम आपको पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहां से हम बता रहे हैं बेसिक
कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में ही यह फॉर्मूला आ जाता है। पहला नंबर तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि लिमिट x टेंड्स टू ए और k इंटू फंक्शन ऑफ x। तो ध्यान देना बाबू कि fx इसको मत पढ़ना, कहीं भी अगर लिखा हुआ ना fx तो इसको पढ़ा जाता एज रीड एज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब हुआ यह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता, लेकिन जैसा भी फंक्शन होगा x का फंक्शन होगा, यानी x वेरिएबल है। और k यहाँ क्या है, k बी द एनी स्केलर एनी कांस्टेंट। तो याद रखना किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ लिमिट फंक्शन में लगेगा। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया यहाँ पर किसी भी फंक्शन का जो गुणक है वह बाहर सिर्फ फंक्शन में लिमिट लगेगा। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दिया, एक मिनट एग्जाम्पल दे रहे हैं, करा कि इवैल्यूट या फाइंड द वैल्यू दिया हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और 5 इंटू एक्स स्क्वायर का मान बताओ। जब इसको बनाओगे तो आंसर में यहाँ पर दिया हुआ है गिवेन लिमिट x टेंड्स टू 1 5 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज द अलजेब्राइक फंक्शन और 5 इज द कांस्टेंट। तो किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट है इसके अनुसार आप लिख सकते हो 5 बाहर जगह लिमिट x टेंड्स टू 1, यह है एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब हो गया कि जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, तो x की जगह 1 दोगे तो जगह 5 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 5 गुना 1 यानी 5 आंसर। जनरली लिमिट का कोई भी क्वेश्चन लोगे ना तो उसका आंसर हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही होता है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही होता है। तो यह याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ फंक्शन में लिमिट लगेगा, सिर्फ फंक्शन में लिमिट लगेगा। ठीक है। देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज है यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस फंक्शन ऑफ gx। ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज पर, अगर दो फंक्शन अलग अलग, दोनों फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का लिमिट अलग अलग लिमिट, तो यह हो जाएगा बाबू कि लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ x प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ gx। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ fx इनटू फंक्शन ऑफ gx। मतलब दो अलग अलग फंक्शन दोनों गुना के रूप में पूरे का लिमिट अलग अलग लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ x गुना, मतलब यहाँ गुना तो गुना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ g। अगर दो फंक्शन भागा के रूप में है लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ x बाई फंक्शन ऑफ gx। तो दो फंक्शन भागा में पूरे का लिमिट अलग अलग लिमिट, तो याद रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ x बटे लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ gx। लेकिन नीचे का मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे का मान 0 आ जाता तो किसी संख्या में 0 से भागा देंगे इन्फिनिटी हो जाए, इसलिए कहेंगे इफ नीचे का मान gx नॉट इज कर टू 0। मतलब दो फंक्शन भागा के रूप में पूरे का लिमिट अलग अलग लिमिट, नीचे का मान या लिमिट x टेंड्स टू ए
कैसे? फंक्शन है यार, घातांक करनी थोड़ी लिख सकते हो। वैसे लिखते हुए जी एक्स के पावर -1 फिर लेकिन नियम है अंक में नहीं ना जो घातांक और करनी लिखेंगे। तो सिंपल याद रखना है कि दो फंक्शन भागा में पूरे का लिमिट अलग अलग लिमिट। ठीक है, एक इसी में आता है बाबू, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों फंक्शन अगर लेस देन या ग्रेटर देन के केस में है तो ध्यान देना होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे, बहुत कम किताब में मिलेगा आपको यह कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। 5 नंबर कह दिया कि मान लिया इफ फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन फंक्शन ऑफ जी। मान लिया कि दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन इस तरह से, ये कम है ये ज्यादा है ना, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स का तो एक्स रियल नंबर। तब यहां से लेते हैं कि देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और फंक्शन ऑफ एक्स, यह भी जगह लेस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ जी एक्स। दो फंक्शन इस तरह से पूरे का लिमिट अलग अलग लिमिट, लेस देन तो लेस देन, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन, है ना। अगर इक्वल का भी साइन होता, अगर यहाँ पर मान लो कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स, तब यहाँ से कहेंगे देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ जी एक्स। और एक आता है सैद्विच थ्योरम, उत्तर फार्मूला सब बताएंगे अभी। एक सैद्विच फार्मूला था कि दो अलग अलग लिमिट है, इसका मान क्या होता। ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप याद रखेंगे। बोले ना 1 से 2 क्लास कॉन्सेप्ट देंगे। लिमिट जब 11 का बैच पढ़ाते हैं तो लिमिट कम से कम 10 क्लास, लेकिन आपको कम से कम 3 क्लास लिमिट क्लियर होगा, तभी आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। देखो एक मैंने कहा यहाँ से 7 नंबर, इस फॉर्मूला का नाम है सैडविच थ्योरी या थ्योरम। तो सैडविच थ्योरम का मतलब होता, यह एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेट होता। तो यहाँ से कह रहा है कि मान लो अलग अलग 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन इस तरह से दिया हुआ। मान लेते हैं यहाँ से इफ फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन फंक्शन ऑफ एच एक्स लेस देन फंक्शन ऑफ जी। मान लो एफ एक्स एच एक्स जी एक्स भी अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन से यह बड़ा है, इससे यह बड़ा है। तीनों फंक्शन एक्स का फंक्शन है, मतलब जैसा भी फंक्शन है एक्स वेरिएबल। तो मान लेते बाबू यह जो फंक्शन है, तो हमने कह दिया कि यह जो फंक्शन है एफ एक्स और यह जी एक्स, तो शुरू और अंतिम, तो शुरू और अंतिम में जब लिमिट लगा, मान लेते यहाँ से दिया हुआ कि एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एल, मतलब शुरू वाला फंक्शन का जब लिमिट लगा तो इसका वैल्यू मान लिया एल है, एल होगा नहीं, मान लिया एल। और यह फिर मान लिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ जी एक्स का वैल्यू भी एल है। इससे निष्कर्ष निकला इस शुरू और अंतिम में जो फंक्शन है, अगर लिमिट लगाए तो शुरू और अंतिम में फंक्शन का मान अगर सेम आ जाएगा, लिमिट का वैल्यू सेम आएगा, तो इस बीच वाला जो फंक्शन है इस फंक्शन का भी मान वही सेम आएगा। मतलब शुरू और अंतिम का वैल्यू सेम सेम, तो इसका वैल्यू भी सेम। इसी को कहा जाता है सैडविच थ्योरम। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है क्वेश्चन, मतलब अंतिम और शुरू सेम वैल्यू आ गया, सिंपल सी बात है, इसका भी मान सेम होगा, सेम आएगा, बीच वाला भी सेम आएगा। तो वही चीज आपको याद रखना है यहाँ से कि देन तब
लिमिट x टेंड्स टू ए और फंक्शन ऑफ एच एक्स का मान भी L होगा। दिस इज द सैडविच थ्योरम। दिस इज द सैडविच थ्योरम। क्लियर है? चलिए, जब यह समझ गए आप, तो इसी में हम बता रहे हैं आप लोग को। क्लियर है? क्लियर? एक आता है बाबू यहां पर इनफिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यह साइन। इन्फिनिटी का यही सिंबल। इन्फिनिटी का परिभाषा हम लोग यही पढ़े थे कि इन्फिनिटी इट इज नॉट ए नंबर बट इट इज ओनली फॉर सिंबल, प्लस इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी इज द मिनिमम वैल्यू। इससे कम और इससे ज़्यादा कोई संख्या हो ही नहीं सकता। जो भी संख्या होगा इसके बीच में लाइज करेगा। कहने का मतलब कि मान लो यह एक संख्या रेखा है, तो मान लिया यह बीच में 0 है, आगे जाएंगे तो प्लस और पीछे जाएंगे तो माइनस, कहीं ना कहीं अंत होगा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। दुनिया में जो भी नंबर होगा यह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही होता। यानी इन्फिनिटी का परिभाषा आप यहां से कह सकते हो कि इन्फिनिटी इट इज नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, बट इट इज ओनली फॉर सिंबल। यह सिर्फ संकेत है। प्लस इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड माइनस इन्फिनिटी इज द मिनिमम वैल्यू। इससे कम और इससे ज़्यादा कोई संख्या हो ही नहीं सकता। जो भी संख्या होगा इसके बीच में लाइज करेगा। क्लियर है? हंड्रेड % रिजल्ट का गारंटी है कि मेरे साथ आप मेहनत करोगे। बहुत टीचर का वीडियो देखो, आप मेरा क्लास करके देखो, लेकिन तब भी बाबू ऑफलाइन ऑफलाइन होता, ऑनलाइन ऑनलाइन होता। लेकिन जो छात्र यहाँ नहीं है वो ऑनलाइन क्लास भी कर सकता, करता है, जो सब कुछ है। लेकिन पटना में हो तो प्रयास करो ऑफलाइन पढ़े जाके कहीं भी, मेरे यहाँ दुनिया में कहीं भी। हम पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, 11 12 है, बुक भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। बहुत टीचर का क्लास देखे होंगे यूट्यूब पर, खुलेआम हम चुनौती दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन हम 2 या 4 को बच्चा को पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे आपका रिजल्ट 100% है। लेकिन आपके चलते, आपके बदला एग्जाम तो हम नहीं बैठेंगे। एग्जाम तो आपको बैठना, एग्जाम में आपको अपियर होना। लेकिन मैथ पढ़ने का चीज़, सिखाने का चीज़ है। मैथ हम सिखा देंगे, रिजल्ट लेने के गुण सिखा देंगे, कैसे रिजल्ट लिया जाता। इसलिए मैंने थंबनेल पर ही लिखा 80 में 80। अरे 80 ना आएगा, 78 आएगा, 75 प्लस लेके रहेगा। देखबे कि पीछे बार कितना कटअप गया मैथ में। क्या जो भी हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो 100 पे सवाल बनेगा। तो इन्फिनिटी के बारे में समझ गए कि इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, यह सिर्फ संकेत है। प्लस इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी इज द मिनिमम वैल्यू। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टीज का काम पड़ता है वह थोड़ा 2 मिनट खड़ी हम समझा देते हैं। देखो यहाँ से हमने कहा आप लोग को प्रॉपर्टीज
ऑफ द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का कुछ प्रॉपर्टीज। क्या है बाबू? मान लो यहाँ पर दिया कि इन्फिनिटी प्लस सी, यहाँ सी क्या, कोई भी कांस्टेंट टर्म, तो इन्फिनिटी में कोई भी संख्या जोड़ेंगे इन्फिनिटी ही होगा। याद रखना, इन्फिनिटी में कोई भी संख्या घटाएंगे इन्फिनिटी ही होगा। सी का मतलब नहीं समझे यहाँ पर? होयर, हाँ, सी बी द एनी स्केलर एनी कांस्टेंट। अगर किसी भी संख्या में इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, तो किसी भी संख्या में इन्फिनिटी घटाओगे तो माइनस इन्फिनिटी हो, ताकि कोई भी संख्या इन्फिनिटी से कम होगा। यह याद रखना, यह सब लिमिट में काम पड़ता है सवाल बनाने में, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। 2 मिनट लगेगा। देखो यहाँ दिया इन्फिनिटी गुना सी, तो सी यहाँ कोई कांस्टेंट है, तो इन्फिनिटी में अगर किसी भी प्लस संख्या से गुना करते यह इन्फिनिटी होगा जब वह सी का मान पॉजिटिव होगा। इन्फिनिटी गुना सी का मान माइनस इन्फिनिटी होगा जब यह सी का मान निगेटिव होगा। नहीं हुआ क्लियर? 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, 0 से कम तो माइनस निगेटिव। मतलब इन्फिनिटी में पॉजिटिव नंबर से गुना करोगे तो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर दिया इन्फिनिटी में अगर सी से भागा किया तो इसका भी मान इन्फिनिटी होगा जब यह सी का मान पॉजिटिव होगा, और इन्फिनिटी बता सी का मान माइनस इन्फिनिटी होगा जब सी का मान नेगेटिव हो। किसी भी सी कोई भी नंबर में इन्फिनिटी से भागा देंगे तो 0, याद रखना। मतलब 1/इन्फिनिटी का मान 0 और 1/0 का मान इन्फिनिटी, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। क्लियर है? ये सब ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर मैंने कहा कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मान बताइए क्या होगा? है यार, यही तो कचरा है, रिजल्ट नहीं होने का यही कारण है। अधूरा मत पढ़ो बाबू, जो हम पढ़ा रहे हैं ना पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। उस दिन बोले थे विकास नाम बोले ना, तो तुक्का बड़ी लगाता है। अरे लग्गी लगा कि सब आम टूट जाए, तू खाली धेपा मारता है। वही तो कहे ना, यही कौन सा, इसी पर सवाल दिखाएंगे हम आपको। यही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। देखो 2 - 2 है तो 0 होगा, क्योंकि 2 कोई संख्या है, इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, तो इन्फिनिटी है यार। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है मीनिंगलेस, होबे नहीं करेगा, अर्थहीन होगा, संभव नहीं। ठीक है? इन्फिनिटी बता इन्फिनिटी का मान बताइए। जैसे यहाँ 2/2 है तो इसका मान 1 होगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का मान, हाँ, तो यह भी मीनिंगलेस होगा। इन्हें क्यों 1 कर देना। ठीक है? यहाँ इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी, यह इन्फिनिटी ही होगा, लेकिन इन्फिनिटी गुना माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी गुना माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी होगा। क्या है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। चलिए बउआ एक चीज और बताइए आप, बाबू यहाँ दिया है कि इन्फिनिटी के पावर अगर पॉजिटिव और इन्फिनिटी के पावर निगेटिव है तो क्या होगा? इन्फिनिटी का पावर पॉजिटिव तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर निगेटिव 0, यानी इन्फिनिटी का पावर अगर प्लस रहे
तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का पावर अगर माइनस रहे तो जीरो होगा, याद रखिएगा। और प्रॉपर्टी आगे बताएंगे। देखो अब हम बता रहे हैं यहाँ पर, सब पहले थ्योरी समझे ना, सवाल तो यूँ बनेगा। मेन कॉन्सेप्ट है बाबू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप आईएएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बनाना, इसलिए 50 से 50 नंबर लाता है बच्चा, कोई भी 50 क्वेश्चन टच करना। यहाँ पर सिलेक्ट क्वेश्चन है, उतना ही क्वेश्चन बनाना है आपको। तो हम लोग ऐसा तैयारी करें कि रिजल्ट मेरा हो, दूसरे का ना हो, बस। इस बार ज्वाइनिंग लेटर लेना है तो उसके लायक मेहनत करना होगा। वास्तव में कम समय है, नोटिफिकेशन आता है तब बच्चा का आँख खुलता है कि नहीं अब तैयारी करें। आप पढ़ने में बच्चा शुरू से लगल है, जो भी है कहीं ना कहीं लगा हुआ। हम यह नहीं करें कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, लेकिन हम रिजल्ट आपको श्योर दिलवाएंगे। तो श्योर का मतलब ऐसा नहीं कि आपके बदला हम बैठ के एग्जाम देंगे, हम अपने से बेहतर बना देंगे, हमसे भी अच्छा आप कर सकते हो। मेरा कहने का सेंस यह है, इसलिए हम दावा करेंगे 100% रिजल्ट का गारंटी। तो यह समझ गए। अब हम यहाँ बता रहे थे कि यह जो इन्फिनिटी के बारे में बताया, अब यहाँ पर आता है मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर कह रहे हैं मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। देखो एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता, मान लो यह एक संख्या रेखा है, बीच में जीरो, यह प्लस इन्फिनिटी और यह माइनस इन्फिनिटी। कह रहा एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, एक्स का मान सिर्फ इसके तरफ जाएगा, यानी, और इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या रेखा है, बीच में जीरो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यह प्लस इन्फिनिटी। एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी मतलब जीरो से खाली इधर जाएगा, इधर खाली माइनस होगा, इधर नहीं जाएगा। इससे यह आपको निष्कर्ष याद रखना है कि एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। बउआ एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब यहाँ से कहेंगे ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब हो गया ओनली फॉर निगेटिव वैल्यू। जैसे मान लो यहाँ पर दिया मॉड एक्स का मतलब प्लस एक्स, मॉड एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पर देंगे मॉड एक्स का मतलब माइनस एक्स, क्या निगेटिव वैल्यू, मॉड एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स का स्क्वायर यानी प्लस एक्स, लेकिन मॉड एक्स का क्यू है तो माइनस एक्स का क्यू यानी माइनस एक्स क्यू, इस तरह से। हम उसे जानते थे मॉड का मतलब निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव, मॉड भी प्लस होगा, लेकिन वहाँ मेंशन दिया हुआ कि माइनस इन्फिनिटी मतलब सिर्फ निगेटिव वैल्यू, यानी मॉड एक्स का मान माइनस एक्स होगा, प्लस में मॉड एक्स का मान एक्स होगा। लेकिन मॉड का मतलब होता निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव, मॉड के अंदर माइनस भी रहे तो प्लस ही होगा, प्लस रहे तो प्लस ही होगा। क्या क्लियर है? तो एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी आप मोटा मोटी समझ गए, ठीक है। सवाल उतना जल्दी कैसे बनेगा, पूरा कॉन्सेप्ट देंगे तभी सवाल बनेगा बाबू। तुमसे सब बन जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आप लोग को यहाँ पर कुछ बता रहे हैं बेसिक फार्मूला, जो फार्मूला का यूज होता, ठीक ना। हम यहाँ बता रहे हैं आप लोग को कुछ
बेसिक फार्मूला जिसका हम यहाँ कैलकुलस में यूज करेंगे। तो आपने 11 में पढ़ा होगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में एक चैप्टर था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, यहाँ फार्मूला में यूज करेंगे। तो एक यहाँ पर आता है फैक्टोरियल, अभी इसलिए बताया कि हमको वहाँ नहीं बताना पड़ेगा। फैक्टोरियल का मतलब गुणनखंड दिया। फैक्टोरियल को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं,